नमस्कार दोस्तों, जानो और सीखो के एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि शेयर मार्केट में एक मॉडल पोर्टफोलियो कैसे बनाएं अगर आपको 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट करना है। दोस्तों, काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने यहाँ मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि आप एक मॉडल पोर्टफोलियो और एक गाइडलाइन बताइए कि कैसे हम स्टार्ट करें इन्वेस्ट करना। दोस्तों, इस वीडियो से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कैसे आपको इन्वेस्ट स्टार्ट करना है, क्या क्या देखना है, क्या क्या एक्सपेक्ट करना है और कैसे अपने पोर्टफोलियो को हेल्थ चेक करना है। लेकिन उसके पहले एक डिस्क्लेमर, इसमें मैं काफ़ी म्यूचुअल फंड्स और काफ़ी स्टॉक्स के नाम लूँगा। वो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, वो किसी तरह के रिकमेंडेशन नहीं है। मैं एक एजुकेशन पर्पज़ से मॉडल पोर्टफोलियो के लिए उसको यूज़ कर रहा हूँ। आप कुछ भी इन्वेस्ट करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फ़िनांस पे काफ़ी और स्टॉक्स पे, फिनांस पे और फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस पे मैं काफ़ी वीडियोस लाता रहूँगा आपके लिए, और जिससे आपको इंट्राडे ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बहुत ही फ़ायदा होगा। उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं जो पोजीशंस लेता हूँ या मैं जो ट्रेड करता हूँ मैं उस पर शेयर करता हूँ। अब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए बनाए, तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। जो चीज़ें आपको अगर पता रहेंगी तो आप अपने रिटर्न को और अपने पैसे को अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे पहला उसमें चीज़ होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो टाइम वैल्यू बेसिकली दोस्तों कुछ नहीं होता है। टाइम वैल्यू बस ये बताता है कि आपका जो पैसा आज का कुछ रुपए है, उसके आने वाले टाइम में या पिछले टाइम में क्या वैल्यू थी या आने वाले टाइम में क्या वैल्यू रहेगा। तो दोस्तों, उसके लिए हम यूज़ करते हैं टर्म रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट का। जो बैंक्स हमें देते हैं या जो हमें गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट मार्केट देती है रिस्क फ्री, मतलब अगर हम बैंक में डालेंगे तो उसमें कोई रिस्क नहीं है। तो 6.25 एज्यूम कीजिए रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट है। तो अगर आपने 100 रुपये आज यहाँ लगाया 2017 में, तो एक साल बाद वो 106.25 हो जाएगा 2018 में, और उसके नेक्स्ट ईयर वो 112.8 रुपीज़ हो जाएगा 6.25 के हिसाब से। तो ये हो गया कि अगर जो आपका 100 रुपये है उसकी एक्चुअल वैल्यू 2018 में 106.25 है और 2019 में वही 100 रुपये की वैल्यू 112.8 है, क्योंकि ये रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट से हमें वो मिल रहा है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमें जो समझने की ज़्यादा ज़रूरत है वो है परचेजिंग पावर ऑफ मनी। दोस्तों, 100 रुपये से अगर हम आज कह लीजिए 2017 में 100 रुपये की कोई चीज़ खरीद सकते हैं और 7% हमारा इन्फ्लेशन रेट है, मतलब कि 7% से महंगाई बढ़ी। सपोज़ 100 रुपये का आपने जाके एक कुछ खाया रेस्टोरेंट में, वही चीज़ कल को एक इन्फ्लेशन रेट अगर आप उस पर जोड़ देंगे 100 रुपये में, मतलब एक साल बाद वो 7% के हिसाब से 10 साल महंगाई बढ़ी तो 107 रुपये हो गया। तो आज जो चीज़ 100 की मिल रही है वो कल 107 की मिलेगी एक साल बाद, और वो 2 साल बाद 115 रुपये की मिलेगी। तो दोस्तों, इसको समझाने का मतलब क्या है कि जो हमारा टाइम है, हमारा जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, हमारा जो पैसा है वो 100 रुपीज़ का जो पैसा है वो अगले साल उसकी वैल्यू 106.25 रहेगी अगर हम बैंक में रखेंगे। लेकिन जो हमारा इन्फ्लेशन है और उसका जो एबिलिटी है उस पैसे का ख़रीदने का, वो इन्फ्लेशन रेट से अगर कम है तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो महंगाई बढ़ रही जिस हिसाब से, उसको वो उससे ज़्यादा वो रिटर्न दे। अगर वो 7% से आपका मान लीजिए बढ़ रहा है यहाँ पे महंगाई, अगर वो 10% देता है तो मतलब 107 आप उसी चीज़ को आपको एक साल बाद खरीदना है, तो आपके पास यहाँ 10% अगर बढ़ रहा है तो 110 रुपये आपकी वैल्यू रहेगी उस मनी की, और आप 107 का सामान खरीदेंगे तो 3 रुपये बचेगा, वरना नहीं बचेगा। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ब्रीफ में टाइम वैल्यू ऑफ मनी और परचेजिंग पावर ऑफ मनी को आप समझ लीजिए। एक बार इसको आप समझ लिए तो हम दूसरी चीज़ समझते हैं कि शेयर मार्केट के बारे में बहुत कुछ तथ्य जानते हैं, कुछ फैक्ट्स जानते हैं जो हिस्टोरिकली प्रूवन है। मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, हिस्टोरिकली प्रूवन कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि कम से कम 3 साल से ऊपर इन्वेस्टमेंट होता है, मिनिमम 3 इयर्स होता है। आइडियली 7 इयर्स का इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आता है, जिसमें आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। दूसरी बात है कि आपको हमेशा अपना
पीरियड जो है 7 ईयर्स का, उसमें आपको वही 7 ईयर्स 5 ईयर्स जो भी आप रखिए उसमें आपको वही पैसे लगाने हैं मार्केट में जिसको आपको यूज़ नहीं करना है। मतलब वो पैसे आपको इमीडिएट, मतलब वो जो टर्म है 5 ईयर्स का 7 ईयर्स में, उसमें आपको उस पैसे की ज़रूरत नहीं है, तभी आप मार्केट में लगाइए। क्योंकि अगर आप किसी पॉइंट पे उसको बुक करना चाहते हैं या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बुक करना चाहते हैं तो उस पर थोड़ा रिस्क हो जाता है, क्योंकि वो उस पॉइंट पे हो सकता है मार्केट एक्सपेक्टेड रिटर्न ना दे रहा हो लेकिन बाद में दे। तो दोस्तों उसमें वो पैसे लगाइए जो आपको इमीडिएट नहीं चाहिए या जो आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन्टल है उसमें तो नहीं चाहिए। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको मार्केट के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये हिस्टोरिकली प्रूवन है दोस्तों कि मार्केट कभी भी ओवर 7 ईयर्स टर्म्स आप अगर लेंगे तो 12 to 15% का एवरेज ईयर ऑन ईयर रिटर्न दिया, जो कि बहुत ही हाई रिटर्न है अगर आप बैंक एफडी से कंपेयर करें। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ मैं दिखाऊंगा, क्रैश की बात करते हैं। 2007 से मार्केट क्रैश स्टार्ट हुआ जब निफ्टी अराउंड 6500 के अराउंड था, वहाँ से गिरते गिरते निफ्टी अराउंड 2500 यहाँ पे लीजिए 3000 के अराउंड आ गया। तो ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ भयंकर गिरा। तो आप देखिए मार्केट जब भी गिरता है वो वापस बाउंस बैक करता है। जो बंदा यहाँ पे इन्वेस्ट करता है उसको बहुत ही फ़ायदा होता है, लेकिन जो गिरते टाइम में कहीं बेच देता है या और ख़रीदना बंद कर देता है उसको वापस वही इन्वेस्टमेंट आने में काफ़ी टाइम लगता है। आप ग्राफ से देख सकते हैं। तो आप कभी भी 7 ईयर्स का कोई भी टर्म उठा लीजिए, 2004 से 7 आप जोड़ेंगे तो 2011 हो जाएगा। कोई भी टाइम फ्रेम आप 7 ईयर्स का उठा लीजिए, आपको हमेशा पॉजिटिव रिटर्न आएगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप 7% क्लिक करते हैं तो रिस्क फ्री आपको 12 to 15% ऑलमोस्ट आएगा, वरना आपको थोड़ा दिमाग से लगाना पड़ेगा कि भाई आप कब लगा रहे हैं कब नहीं लगा रहे हैं, देखना पड़ेगा। आप बिल्कुल पीक पे लगा रहे हैं तो आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन आप कभी भी देखिए, डर हमें केवल होता है मार्केट क्रैश का, और जब भी मार्केट क्रैश हुआ है अगर आप 5 साल का हॉरिजॉन देखिए वो उससे ऊपर गया है। यहाँ से क्रैश हुआ लेकिन बाद में यहाँ से ऊपर गया, यहाँ क्रैश हुआ यहाँ ऊपर गया। कभी भी देखिए करेक्शन हुआ है, जो करेक्शन है बाद में 5 ईयर्स का आपका टर्न है तो उसके ऊपर ही जाता है, ठीक है। तो अगर आप उन 5 साल में फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ इस पॉइंट से यहाँ तक आप इक्वली ख़रीदते रहे हर महीने, और यहाँ पे आपका जो एवरेज प्राइस है वो कुछ यहाँ पे आ जाएगा इसका एवरेज प्राइस, और जब वो ऊपर बढ़ेगा तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो गिरते मार्केट में कभी डरिएगा मत। आप अगर 7 ईयर्स का हॉरिजॉन लगा रहे हैं तो 7 ईयर्स में आपको ख़रीदते रहना है वो चीज़, SIP बेसिस पे हर मंथ खरीदना है, ताकि आपका जो बाई प्राइस है बहुत नीचे हो जाए, और उसके बाद से जब वो रिटर्न जब देना स्टार्ट करे तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा हो। तो ये तो चीज़ हो गया, 2 चीज़ें। और तीसरी एक और चीज़ आपको जो समझना पड़ेगा कि रिस्क प्रोफाइल हर फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का अलग होता है और हर इंडिविजुअल का भी अलग होता है। मतलब कि आप जहाँ पैसे लगा रहे हैं, आप इक्विटी में पैसे लगा रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रहे हैं, हर इंस्ट्रूमेंट जो है अलग अलग रिस्क कैरी करता है, और हर जो आदमी होता है उसका भी एक रिस्क अलग अलग कैपेसिटी होता है जो उसके एज पे रिटर्न करता है। जो 25 साल का आदमी उसका ज़्यादा रिस्क लेने की ताकत है, क्योंकि उसके लाइफ में अप्रॉक्सीमेट अगर हम 70 साल माने तो उसके पास 35 साल बचे हुए हैं। तो 25 साल वाले के पास 45 ईयर्स बचे हुए हैं आगे जाने के लिए, लेकिन एक 40 साल का जो बंदा है और उसको 70 साल एवरेज लाइफ मानेंगे तो उसके पास 30 साल के बचे हैं। तो वो अपने 40 साल की कमाई को रिस्क कम लेगा तो वो ज़्यादा सेफ तरह से जाएगा। तो हर फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एक रिस्क प्रोफाइल होता है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। और अपने एज के साथ रिस्क कम, ज़्यादा एज में कम रिस्क लेनी चाहिए, और वो पोर्टफोलियो बनना चाहिए जिसका रिस्क कम हो। कम एज में अपना रिस्क ज़्यादा हम ले सकते हैं, और हम ऐसा पोर्टफोलियो बनाएंगे जिसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा हो लेकिन रिटर्न की एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा हो। ये तो हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं मेन बात पे। सपोज़ हमारे पास 10,000, अब इसको पोर्टफोलियो को बनाने में मैंने ये एज्यूम किया है कि एक जो नॉर्मल आदमी 35 ईयर्स का है जिसका एक एवरेज रिस्क प्रोफाइल है, हाफ कह लीजिए। अब 25 साल के आदमी की रिस्क प्रोफाइल बहुत कम रहती है, मतलब वो ज़्यादा रिस्क ले सकता है, और जो सीनियर सिटीजन्स हो गए हमारे 60 ईयर्स या 55 ईयर्स की, उनको बहुत कम रिस्क लेना रहता है। तो मैं एवरेज एज्यूम करता हूँ ये 35 का ईयर का बंदा है, और आप जैसा मैं बताऊँगा उसके हिसाब से अपने एज के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि 10,000 रुपये हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए है, तो पहले उस 10,000 को हम हाफ में बांटेंगे। क्यों बांटेंगे? ये रिस्क मैनेजमेंट का पूरा खेल है। अभी 5,000 रुपीज़ हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? म्यूचुअल फंड्स में। म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल स्टॉक्स से रिलेटिवली बहुत सेफ़ होते हैं। क्यों सेफ़ होते हैं? क्योंकि इसको जो मैनेज करते हैं वो बड़े बड़े फंड हाउसेज होते हैं, काफ़ी उनके पास स्किल्स, एक्सपर्टाइज आपसे 10 गुना ज़्यादा
उनके पास मटेरियल रिसोर्सेज और नॉलेज, वो कंपनी से बात करते रहे, इंटरेक्ट करते रहते हैं, कंपनी के इंटरनल न्यूज़ उन्हें पता रहती है, तभी वो इन्वेस्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स हमेशा आपसे 10 कदम आगे रहते हैं। तो 5000 रुपीज़ हम म्यूचुअल फंड में डालेंगे क्योंकि उसका रिस्क प्रोफाइल कम रहता है उनके, क्योंकि वो लाखों लोग का पैसा मैनेज कर रहे हैं, आपका केवल नहीं मैनेज कर रहे हैं, वो उनके लाखों लोग की जिम्मेदारी उनके पास है और वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबली मैनेज करते हैं। तो 5000 रुपीज़ हम अपने इस 10,000 के रिस्क को कम करने के लिए 5000 रुपीज़ डालेंगे म्यूचुअल फंड्स में। और हम 5000 रुपीज़ इंडिविजुअल स्टॉक्स में डालेंगे। हम इंडिविजुअल स्टॉक्स में क्यों डालेंगे कि हमने यहाँ अपना रिस्क तो कम किया, लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ा अपना रिस्क हाई किया इंडिविजुअल स्टॉक्स में। लेकिन हमें इससे क्या है कि अगर हम वाइजली इसको सेलेक्ट करें, ये 5000 रुपये का कंपोनेंट, तो इसमें हमें रिटर्न काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अब जो हमने 5000 म्यूचुअल फंड में डाला है दोस्तों, अब इसको भी हम केवल एक म्यूचुअल फंड में नहीं डालेंगे या एक कैटेगरी के नहीं डालेंगे, हम इसको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में डालेंगे 3000 रुपये, 2 डिफरेंट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में। और जो 2000 रुपये बचते हैं उसको हम 2 स्मॉल और मिड कैप म्यूचुअल फंड में जाएंगे। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड वो होते हैं जो टॉप कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, निफ्टी के टॉप 10 कंपनीज़, टॉप 20 कंपनीज़, टॉप 50 कंपनीज़, बड़ी बड़ी नामी कंपनीज़ में निवेश करते हैं। और जो स्मॉल एंड मिड कैप फंड होते हैं वो थोड़े छोटे कंपनी में निवेश करते हैं जिसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहती है, क्योंकि जितना छोटा कंपनी है उसके पास उतना लिमिटेड साइज़ ग्रो करने का, उसका उतना मौका है ग्रो करने का। और जो बहुत बड़ी कंपनी हो जाती है, अब जैसे कि रिलायंस इतनी बड़ी हुई कि उसका 6000 करोड़ का तो क्वार्टरली प्रॉफिट है, तो उसको डबल करने में बहुत टाइम लगेगा। अब इसी तरह से आप समझ लीजिए कि 1 रुपये को 2 रुपये कमाने में, 1 रुपये से 2 रुपये करने में तो आसानी है, लेकिन 100 रुपये को 200 करने में बहुत मुश्किल है। बस इसी बात से आप समझ लीजिए। तो फिर जो 3000 रुपीज़ हमने लार्ज कैप फंड में डालने हैं, तो ये लार्ज कैप फंड भी हम एक ही में नहीं डालनी, हम 2 चुनेंगे। यहाँ पे भी देखिए हमने रिस्क मैनेज किया, हमने 2 लिया था कि हमारा 2 फंड में से एक थोड़ा कम भी रिटर्न दिया तो दूसरा उसको मैनेज कर लेगा। तो एक और कंसेप्ट यहाँ पे देखिए, रिस्क हम कैसे मैनेज करें। हम जो अपने 5000 को भी में से 3000 रुपये थोड़ा स्टेबल, बिल्कुल स्टेबल चीज़ में डाले, और वो स्टेबल म्यूचुअल फंड में जो हम डाले उसको भी हमने 2 में डिवाइड कर दिया कि और स्टेबिलिटी आ जाए। ठीक है, और उसके बाद से फिर हमने 2000 रुपये को स्मॉल और मिड कैप फंड में डाल दिया, दो मिड कैप फंड में, ताकि हमें ग्रोथ भी मिलता रहे। तो ये दोनों ही रिलेटिवली इस पूरे सेक्शन से पूरे सेफ रहेंगे, और इसमें ये बहुत ज़्यादा सेफ रहेगा और ये थोड़ा कम सेफ रहेगा। ये ज़्यादा रिटर्न की पॉसिबिलिटी आपको देगा स्मॉल एंड मिड कैप, और ये आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ये डिफेंस कह लीजिए कि आप मजबूती रखेगा, ये मार्केट के ऊपर नीचे टाइम में मजबूती प्रोवाइड करेगा, और ये जब अपॉर्चुनिटी आएगी तो ग्रोथ प्रोवाइड करेगा। और उसके बाद से 5000 रुपये हम इंडिविजुअल स्टॉक्स में डालेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस पे मैं पूरा कोर्स इस चैनल पे करूँगा, आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैंने काफ़ी बताया भी है कैसे हम सेलेक्ट करते हैं अच्छे स्टॉक्स, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपको स्टॉक सिलेक्शन थोड़ा बहुत आता है एटलीस्ट। अब हम बताएंगे कि इस 5000 को जो आप इंडिविजुअल स्टॉक्स को आप लिए हैं उसको कैसे बांटेंगे। तो 2000 रुपये इसमें से आप 4 लार्ज कैप स्टॉक में लगाएंगे, 2000 रुपये 4 मिड कैप स्टॉक में, और 1000 रुपये लगाएंगे आप स्मॉल कैप स्टॉक में। लार्ज कैप में रिस्क सबसे कम रहता है, जैसा मैंने आपको बताया बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है। मिड कैप में थोड़ा ज़्यादा रहता है, स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन स्मॉल कैप में रिटर्न की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहती है। स्मॉल कैप डबल ट्रिपल हो जाते हैं, मिड कैप थोड़ा स्लो चलते हैं, और लार्ज कैप स्टेबल रहते हैं। तो उसका एक स्टेबल फिक्स ग्रोथ है, बहुत इजी से एस्टिमेट हो जाता है कि साल का 10-12% देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो अब ये जो 5000 रुपये आपने इक्विटी में लगाया जो थोड़ा रिस्की था, उसको भी हमने अलग अलग रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से बांटा, और ज़्यादा वेटेज हमने लार्ज और मिड कैप को दिया और छोटा हमने दिया। तो ये एक बैलेंस टाइप का आपका पोर्टफोलियो हो गया है। और जो 2000 रुपये अपने लार्ज कैप में लगाए हैं उसको भी आपने 4 अलग अलग स्टॉक्स में बांट दिया, ताकि उसमें भी और रिस्क आपका मैनेज हो। डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं इसको, पोर्टफोलियो को आपके हर इंडिविजुअल सेक्शन को आपने डाइवर्सिफाई किया है, अलग अलग सेक्टर से हम भी उठाएंगे इन 4 स्टॉक को। ठीक है, तो ये तो एक पूरा आपको मैंने एक पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर बता दिया। एक बार फिर से रिकैप करते हैं। 10,000 रुपये रहेगा, उसको 5000 म्यूचुअल फंड्स में डालेंगे और 5000 इंडिविजुअल स्टॉक्स में डालेंगे। और ये जो म्यूचुअल फंड जो रिलेटिवली सेफ कंपोनेंट है, उसमें से भी हम 3000 रुपये ज़्यादा सेफ म्यूचुअल फंड्स में डालेंगे और इस तरह के 2 म्यूचुअल फंड डालेंगे। और 2000 रुपये को हमने 2 स्मॉल और मिड कैप फंड में डाल देना है। ठीक है, उसके बाद से जो 5000 इंडिविजुअल स्टॉक का कंपोनेंट है, उसमें भी हम 2000 रुपये लार्ज कैप में डालेंगे, जिसमें हम 4 लार्ज कैप सेलेक्ट करेंगे। फिर 2000 रुपये मिड कैप में डालेंगे, हम 4 मिड कैप सेलेक्ट करेंगे, और 1000 रुपये हम स्मॉल कैप में डालेंगे,
जिसमें हम 4 स्मॉल कैप सेलेक्ट करेंगे। इसमें रिस्क मैनेज हो रहा है आपका और आप ग्रोथ को भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक सैम्पल पोर्टफोलियो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इन्वेस्ट करता तो मैं उसको कैसे बनाता, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा वो मॉडल पोर्टफोलियो। तो मैंने जैसे बात की आपको, ये इंडिविजुअल कंपोनेंट्स थे जो फाइनली हमें लगाने थे। तो ये 3000 रुपये को मैंने 2 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में डाला। तो अब ये मैंने पहला फंड सेलेक्ट किया, बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी प्लान, डायरेक्ट प्लान और ग्रोथ प्लान। सो डायरेक्ट प्लान और ग्रोथ क्यों सेलेक्ट किया, इसके लिए आप म्यूचुअल फंड पे मेरा वीडियो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ आप क्यों मैंने बताया कि आप डायरेक्ट और ग्रोथ प्लान को लीजिए, कमीशन फ्री होता है और ग्रोथ होता है, डिविडेंड प्लान नहीं ग्रोथ प्लान होता है जो काफ़ी अच्छा रिटर्न देता है, ठीक है। इसमें हम 1000 रुपीज़ का सिप करेंगे SIP मतलब हर महीने हम उसे 1000 रुपये से ये ख़रीद लेंगे इसका यूनिट्स, ठीक है। अब हम SIP क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों SIP एक बहुत अच्छी टेक्निक है। SIP से क्या होता है, आप सिंपल सी बात है, महीने में अगर एक साल में एक चीज़ का दाम फ्लक्चुएट कर रहा है 8 रुपये से 12 रुपये के बीच में, किसी महीने 8 होता है, किसी महीने 9 होता है, किसी महीने 10 होता है, किसी महीने 12 होता है और हमें पता नहीं कि किस महीने क्या होगा। तो अगर हम हर महीने के पहली तारीख को उसको ख़रीद लेंगे तो 12 महीने बाद जो हमारा एवरेज प्राइस होगा वो सबका सम डिवाइड बाई 12 होगा, तो एक एवरेज प्राइस आ जाएगा जो कि एक अच्छा प्राइस होगा। इसमें अगर वो केवल ऊपर जाता तो भी हमें एवरेज मिलेगा, केवल नीचे जाता तो हमें ऊपर मिलेगा और ऊपर नीचे जाता तो भी हमें एक एवरेज मिलेगा। हम हर चीज़ को कवर करेंगे। तो हम SIP करेंगे, हमेशा याद रखिए 10,000 रुपये महीना हर महीने की SIP करेंगे। उस 10,000 में से 3,000 रुपये में से हम लगाएंगे 2 लार्ज कैप को और उसमें से एक, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों अपना रिसर्च करके आप कीजिएगा। मैं अगर बनाता तो मैं ऐसे करता, बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड में लगाऊंगा मैं 1000 रुपीज़ पर मंथ, या DSP ब्लैक रॉक फोकस 25 फंड में लगाऊंगा डायरेक्ट प्लान, और ये भी ग्रोथ प्लान है, इसमें भी 1000 रुपीज़ पर मंथ की SIP करूँगा। एक और फंड है SBI ब्लू चिप फंड, वो लेकिन उसमें क्या है कि वो 5000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, हर एक म्यूचुअल फंड का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये जो लार्ज कैप्स होते हैं उसमें अक्सर 5000 होता है। तो अगर किसी का 5000 है तो उससे आप घबराइए मत। तो मान लीजिए आपको मैंने बताया कि 3000 रुपये 2 लार्ज कैप में लगाने हैं, यानी 1500 हर लार्ज कैप में लगाना है। तो आप एक बार ये खरीद लीजिए 5000 का, फिर अगले 2 महीने तक या 3 महीने तक आप दूसरा नहीं खरीदेंगे। तो मतलब ये कह लीजिए कि आप या तो 3000 रुपये एक महीने में लगा दें या 6000 उस महीने लगा दें और अगले महीने में ना लगाए कुछ, तो वो बराबर होता है। तो इस तरह से आप उसको एडजस्ट कर लीजिए कि आप एक बार ये 5000 का खरीद लिए तो अगले 3 महीने बाद से फिर इसको खरीदिएगा। तो इससे आपका एक एवरेज हो जाएगा अगर उसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, 1000 रुपीज़ है तो इसमें आप इसको एडजस्ट कीजिए। मतलब अगर मैं पहले 2 फंड को सिलेक्ट कर रहा होता तो मैं सपोज़ बिरला सन लाइफ को पहले 2000 का खरीदता पहले महीने में, और उसी महीने में 1000 का मैं DSP ब्लैक रॉक फोकस 25 फंड खरीदता, अगले महीने में ये 2 खरीद लेता और इसको एक खरीदा, ताकि 3000 मेरा लग जाए। फिर दूसरा मैं डालूंगा 2000 रुपये 2 स्मॉल और मिड कैप फंड के लिए। उसके लिए मैंने मिड कैप फंड जो सेलेक्ट किए हैं वो है DSP ब्लैक रॉक स्मॉल एंड मिड कैप फंड एक, और दूसरा बिरला सन लाइफ स्मॉल एंड मिड कैप फंड, और दोनों का 1000 रुपीज़ मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। ये आप कॉइन से या ज़ीरोधा के प्लेटफॉर्म पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं आराम से, या आप किसी और डायरेक्ट जो म्यूचुअल फंड्स बेचते हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया। देखिए मैंने 5000 रुपये अपने म्यूचुअल फंड्स में SIP कर दी, ठीक है। उसके बाद से मैं आऊँगा लार्ज कैप में। तो ये 2000 रुपये है, इसको मैंने लार्ज कैप में लगाना है। अब ये 2000 में से मैंने सेलेक्ट किए हैं 4 स्टॉक, एशियन पेंट्स, ICICI बैंक, सन फार्मा और टाटा मोटर्स। अब देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने एक सेलेक्ट किया पेंट या कंज्यूमर सेगमेंट से, दूसरा मैंने सेलेक्ट किया फाइनेंस सेक्टर से, तीसरा मैंने सेलेक्ट किया फार्मा सेक्टर से, और चौथा मैंने सेलेक्ट किया ऑटो सेक्टर से। मैंने इन सेक्टर्स को क्यों चुना, क्योंकि ये आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्मिंग सेक्टर्स हैं मेरे हिसाब से। एक जनरल मैंने रिसर्च किया और मैंने पाए ये अच्छे सेक्टर्स हैं, तो मैं इसमें लगा रहा हूँ। आप अपनी रिसर्च कीजिएगा। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके जो स्टॉक्स होने चाहिए वो अच्छे, या फ्यूचर जो आउटलुक का नियर टर्म में, नियर 4-5 साल में जिन सेक्टर्स का अच्छा आउटलुक है उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। और ये कैसे करते हैं ये भी मैं आपको एक
और सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि आने वाले कौन से अच्छे सेक्टर्स हैं, वो कैसे हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए ये मैंने 4 स्टॉक किया। अब ये चारों स्टॉक के प्राइस अलग हो सकते हैं, जैसे एशियन पेंट काफ़ी महंगा, ICICI बैंक 300 का है, सन फार्मा 700 का है। तो आप पूछेंगे सब एक एक लेंगे तो 2000 तो नहीं आएगा। तो इसको आप मिक्स एंड मैच करेंगे, मतलब कि आप अपना हिसाब लगाइए कि आप किस तरह से इसको 3 महीने में खरीदेंगे। किसी महीने में एक ये खरीद लिया, दो ये खरीद लिया, फिर अगले महीने में मान लीजिए ये खरीद लिया, फिर ये खरीद लिया। तो आप ऐसे मिक्स एंड मैच करके एवरेज आप कीजिए कि 2000 रुपीज़ आपका आ जाए। और इसी तरह से मिड कैप के लिए मैंने जो सेलेक्ट किया मॉडल पोर्टफोलियो में, मदरसन सुमी, ऑटो एंसिलरी काफ़ी अच्छी कंपनी है, औरोबिंदो फार्मा जो फार्मा स्पेस की कंपनी है, इंडसइंड बैंक अगेन एक फिनेंस कंपनी है, डाबर इंडिया को FMCG से किया है, और कैनफिन होम्स को मैंने हाउसिंग फाइनेंस किया है। ये सब सेक्टर्स मेरे हिसाब से अच्छे हैं जो काफ़ी रिटर्न देंगे, और इसीलिए मैंने चेक किया है। कुछ सेक्टर्स ये FMCG से ये डिफेंसिव का काम करते हैं, या फार्मा जो है डिफेंसिव का काम करते हैं, ये स्टेबिलिटी लाते हैं आपके पोर्टफोलियो में। तो देखिए दोस्तों कि आपका सेक्टर अलग अलग रहना चाहिए स्टॉक्स का, एक ही स्टॉक से आप नहीं सेलेक्ट करेंगे जो आप इंडिविजुअल लगाएंगे। ऐसे ही जो लास्ट मैंने 1000 रुपीज़ स्मॉल कैप सेलेक्ट किया है वो मैंने नंदन डेनिम, उज्जीवन, CDSL, KNR कंस्ट्रक्शंस और कैपिटल पॉइंट सेलेक्ट किया। अगेन डिफरेंट सेक्टर से जो अच्छा ग्रोथ दिखा सकते हैं मैंने वो सेलेक्ट किया है। अगेन दोस्तों मैं फिर से कहता हूँ एक मॉडल पोर्टफोलियो जो मैं इन्वेस्ट करता तो कैसा करता, आपको आइडिया दे रहा हूँ इससे। आप इसी तरह से अच्छे स्टॉक सेलेक्ट कीजिए फंडामेंटल एनालिसिस करके, जैसा मैंने आपको एक वीडियो में बता चुका है पूरा कैसे फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे स्क्रीनर से यूज़ कर सकते हैं, कैसे पैरामीटर्स देख सकते हैं, और कई आने वाले वीडियोज़ में मैं बताता रहूँगा कैसे आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं अच्छे से। तो ये तो हो गया एक मॉडल पोर्टफोलियो, हमने बता दिया जो 10,000 रुपीज़ को हम इन्वेस्ट करेंगे कैसे करेंगे। तो ये चीज़ हम खरीदेंगे, एक बहुत ही अच्छा मॉडल पोर्टफोलियो आपका रेडी हो गया है, ठीक है। अब देखते हैं रिटर्न्स के बारे में। कुछ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा दोस्तों कि आपने कुछ लगाया रिटर्न के लिए कमाए, तो रिटर्न्स के बारे में कुछ जानते हैं चलिए। तो रिटर्न जब हम किसी भी पोर्टफोलियो का कैलकुलेट करते हैं वो हम बेंचमार्क इंडेक्स के अगेंस्ट में कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि निफ्टी 7 साल में निफ्टी अगर आपको 50% रिटर्न दे रहा है, आपका पोर्टफोलियो आपको 20% दे रहा है, यानी आपका पोर्टफोलियो ख़राब परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि इंडेक्स के हिसाब से वो ख़राब परफॉर्म कर रहा है। लेकिन वो अगर 80% रिटर्न दे रहा है तो वो इंडेक्स के हिसाब से अच्छा कर रहा है। अब बैंक भले भी जो रिटर्न देता है, लेकिन हम इक्विटी का हमेशा रिटर्न कैलकुलेट करते हैं बेंचमार्क इंडेक्स से, ठीक है। तो आप अपना रिटर्न बेंचमार्क इंडेक्स या निफ्टी से कैलकुलेट करेंगे। अब देखते हैं डिफरेंस क्या है इससे। ये जो मैंने पोर्टफोलियो बनाया है इसका मैं एवरेज, मैं अपनी कैलकुलेशन जो की थी उससे अराउंड 14% रिटर्न आए हैं पिछले 3 साल में। 14 नहीं आया एक्चुअली, आए तो अराउंड 22 है, बट मैं इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके 14% ला रहा हूँ। तो कह लीजिए एक एवरेज नंबर मैंने लिया है, इससे ज़्यादा ही मिला है, बट मैंने एक एवरेज नंबर एक्सप्लेनेशन पर्पस से लिया है। अगर आप बैंक FD में 10,000 रुपये पर मंथ की SIP करते हैं तो 5 साल में आप 6 लाख डालेंगे, ठीक है। अब 6 लाख पे अगर 7% के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो टोटल एक्सपेक्टेड अमाउंट आएगा 7,10,000 रुपीज़। तो यानी आपका 1,10,568 रुपये टोटल फ़ायदा हुआ 5 साल में, अगर आपने 10,000 की SIP की और उसको बैंक में किया 7% के हिसाब से मान रहा हूँ। और ये जो पैसा आया इसको आपको इस पूरे अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से देना है, आपको टैक्स जो भी देना है, ठीक है। तो इसका भी मान लीजिए 20% या 30% कट गया, बचा 80,000, ठीक है। अगर आप इसी को 7 साल के लिए करते हैं, 5 की जगह 7 करते हैं, तो आप देखिए 7 की जगह 10 आ गया। यहाँ पे पूरा कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है, जितना ज़्यादा आपका टाइम फ्रेम बढ़ता रहता है उतना कंपाउंड होता रहता है, मल्टीपल होता रहता है आपका पैसा। तो यहाँ पे मैंने 5 साल और 7 साल बस इसलिए दोस्तों रखा है ताकि आपको पता लगे कि 7 ईयर्स क्यों ऑप्टिमल होता है। कि आप बैंक FD में ही देख सकते हैं कि 3 लाख का डिफरेंस आ गया बस 2 साल के लिए, तो आप 7 ईयर्स का ही रखें एक अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं आपको ये बताना चाह रहा था, ठीक है। और अगर हम 14% का हिसाब से म्यूचुअल फंड का देखते हैं, या हमारे जो पोर्टफोलियो हमने बनाया है, ठीक है, जैसा हमने किया है उसमें हम म्यूचुअल फंड सब चीज़ मैंने आपको बैलेंस पोर्टफोलियो बताया कैसे बनाइए, ठीक है। अब उसका एक्सपेक्टेड अगर हम 14% के हिसाब से देखें सेम इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे 6 लाख पे SIP बेसिस पे, तो उसका जो एक्सपेक्टेड अमाउंट आ रहा है वो 8,72,000 आ रहा है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 2.7 लाख का फ़ायदा है। तो आप देखिए कि ऑलमोस्ट इसका डबल तो है ही, डबल से ज़्यादा ही है इनफैक्ट। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये पूरा टैक्स फ्री है आपका, क्योंकि इक्विटी पे भी 1 साल के बाद
टैक्स नहीं लगेगा। आपकी म्यूचुअल फंड्स जो इक्विटी ओरिएंटेड है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और मैंने जो भी म्यूचुअल फंड्स आपको बताए वो सारे इक्विटी ओरिएंटेड है। अब इक्विटी ओरिएंटेड क्या है, इसको भी जानने के लिए आप म्यूचुअल फंड में मैंने पूरा डिटेल में वीडियो डाला है, उसको ज़रूर देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप देखिए 7 ईयर्स, मतलब ये 5 का था, अब मैं इसको आपको 7 में देख रहा हूँ। डिफरेंस क्या था आप देखिए, यहाँ ऑलमोस्ट 272 के बजाय 5.9 लाख का गेन हो रहा है अगर बस आप 2 साल और इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, जितना आपका लंबा पीरियड होगा टाइम पीरियड इन्वेस्टमेंट का, उतना आपको ज़्यादा और अच्छा फ़ायदा रहेगा। और 7 ईयर्स बहुत ऑप्टिमल पीरियड होता है। उसमें आपका, मैंने आपको बताया था कि किसी भी 7 ईयर्स के टाइम फ्रेम में स्टॉक्स मार्केट हमेशा 12 to 15% रिटर्न दिया, हिस्टोरिकली प्रूवन है। और आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मिलेगा। सब क्रैश का जो भी आएगा कभी भी आएगा, सबका टेक केयर हो जाएगा उसमें, अगर आप 7 ईयर्स का टाइम फ्रेम लेते हैं। तो ये था आपका पूरा रिटर्न्स कैलकुलेशन। अब कुछ टिप्स और मैं एडिशनल देना चाहूँगा कि आप किसी भी इक्विटी में इन्वेस्ट करें, जैसे इस पोर्टफोलियो में बना के, तो उन कंपनीज़ का जो क्वार्टरली रिजल्ट आता है, हर 3 महीने पे कंपनियां रिजल्ट आती हैं, उसको देखें कि उसका जो फंडामेंटल पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे आपने सेलेक्ट किया था वो इंटैक्ट है कि नहीं। बस आपको साल में 4 बार देखना है हर कंपनी का उसका रिजल्ट, और पता करना है कि वो जो जिस बेसिस पे आपने लिया था वो फंडामेंटल्स अभी भी इंटैक्ट है कि नहीं। अगर है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो उसको शिफ्ट कर दीजिए, दूसरे कंपनी से स्वैप कर दीजिए अगर आपको लगे कि अच्छा नहीं कर रही, ठीक है। अगर किसी सेक्टर का बियरिश सेंटीमेंट हो जाता है इसकी वजह से, जैसे आप फिनेंस लिया, फिनेंस का कुछ करके बियरिश हो गया सेंटीमेंट, तो आप यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो से उस स्टॉक को एक्सचेंज कर सकते हैं किसी नए हॉट सेक्टर पे, जो एक्सपेक्टेड अच्छा सेक्टर है उसके हिसाब से आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, उसको स्वैप कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बता ही दिया कि अपना रिटर्न जो मेंशन करेंगे आप, वो निफ्टी के बेंचमार्क इंडेक्स से रिटर्न केवल कैलकुलेट करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, जो बहुत लोग गलती कर देते हैं इसमें, कि जब भी मार्केट नीचे जा रहे हैं तो रुक जाते हैं, कहते हैं नहीं रुक जाओ, जब ऊपर आएगा तब लगाना स्टार्ट करेंगे। ये सबसे गलत बात है। हमेशा जब भी मार्केट नीचे जा रहा है उसमें आपको ज़्यादा पैसे लगाने चाहिए और वेट करना चाहिए, क्योंकि 2 साल से या 1 साल से ज़्यादा कभी नहीं लेता मार्केट बाउंस बैक करने में। और हमेशा बाउंस बैक किया जब भी गया, और बाउंस करके हमेशा ऊपर ही पहुंचा है। देखिए आज निफ्टी लाइफ टाइम हाई टच किया है। तो दोस्तों ये तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है कि आप SIP के थ्रू कीजिए। चाहे पहाड़ गिर जाए, आपको SIP करते रहना है। मार्केट नीचे गिरे तो आप हो सकता है अपने 10,000 की जगह 12,000 लगाते हैं, वो ज़्यादा अच्छा डिसीजन है रेदर देन कि आप बंद कर दें। और 7 साल तक वेट कीजिए, आपको बहुत ही शानदार रिटर्न देगा। आपके वेल्थ को क्रिएट करने में जो सबसे ज़्यादा मदद करेगा, ये ऐसा स्टेबल पोर्टफोलियो रहेगा। और ये देखिए काफ़ी आपको डे ट्रेडिंग के लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर आप जॉब में हैं, सर्विस में, आप फ्री होकर अपने वेल्थ को क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये तरीका है एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने का। और आज ही शुरू कीजिए इन्वेस्ट करना। टुडे इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। मतलब कोई भी कल परसों नहीं था, आज जिस दिन शुरू किया वही राइट टाइम टू इन्वेस्ट हो गया। तो ये था दोस्तों आज का पूरा वीडियो, कैसे आप इन्वेस्ट स्टार्ट करें शेयर मार्केट में, एक मॉडल पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें रिस्क को, कैसे आप अपने रिटर्न्स को कैलकुलेट करें, और किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। ऐसे ही डिफरेंट वीडियोस मैं आपको लाता रहूँगा, फंडामेंटल एनालिसिस पे, टेक्निकल एनालिसिस पे, कैसे मल्टीबैगर स्टॉक्स चुने, सबके बारे में देखते रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी नॉलेज आप गेन कर रहे हैं दूसरों से भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।